प्यारे बच्चों, कोडरमा डीसी साहब द्वारा जैक परीक्षार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र 2023 प्रकाशित किया गया है, जिसमें से आज हम लोग अर्थशास्त्र के सेट 1 प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। इसमें हम लोग पहले 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये आदित्य रंजन जी हैं जो उपायुक्त कोडरमा के हैं। इन्हीं के द्वारा ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है कोडरमा के शिक्षकों के सहयोग से। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स सेट 1 है और ये सारे आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये इससे नहीं आएगा, इससे भी आपका आएगा, तो इसको भी एक नज़र देख लेना है। पहला जो क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये है जो गणनावाचक है वो मार्शल द्वारा दिया गया है। अगर यहाँ क्रमवाचक दृष्टिकोण रहता तो हिक्स हो जाता, मतलब गणनावाचक मार्शल दिया है और क्रमवाचक दृष्टिकोण हिक्स ने दिया है। तो जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए मार्शल। दूसरा है, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और अल्पकाल में क्या होता है, केवल परिवर्तनशील साधन ही परिवर्तित होंगे। यहाँ पर सभी साधन के बारे में बोल रहा है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, दीर्घकाल। तीसरा है, उदासीन वक्र होता है। तो उदासीन वक्र जो होता है वो आपका इस तरह होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु को और ये क्या हुआ, उठा हुआ है, मतलब उन्नतोदर है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। अगला है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के बदले, यदि आपको लाइफ बॉय साबुन नहीं मिला तो आप उसके जगह पर क्या प्रयोग कर लीजिएगा, ब्रिज साबुन से नहा लीजिएगा, लक्स साबुन से नहा लीजिएगा। तो एक दूसरे के प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। तो चौथा का हो जाएगा सी। पांचवा है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन है। तो उत्पत्ति का जो साधन है भूमि, पूंजी, श्रम तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छठा है, एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। एमआर मतलब सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है, तो आपका जो सीमांत आगम जो होता है वो होता है डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू। तो इसका जो बी आंसर है वो आपका सही है। निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर विशेषता नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसमें हम भी कन्फ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पर एकाधिकार मतलब होता है बेचने वाला एक और खरीदने वाले अनेक। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, एक क्रेता मतलब खरीदने वाला एक बता रहा है और अनेक विक्रेता बेचने वाला अनेक बता रहा था, यहाँ उल्टा ही बता रहा है, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा, मतलब एकाधिकार की विशेषता यह नहीं है। तो सातवां का ए हो गया। फिर है, मांग वक्र की ढाल होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं मांग वक्र ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल वाला होता है और गिफिन वस्तु में क्या होता है, मांग वक्र नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है। लेकिन यहाँ मांग वक्र का अगर ढाल पूछ रहा है और ऋणात्मक दिया हुआ है तो जनरली हम लोग समान वस्तुओं के लिए इसको ऋणात्मक ही लगाएंगे, इसलिए आठवां का बी हो जाएगा। नौवां है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो एक अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या क्या है, तो साधनों का आवंटन भी है, आर्थिक विकास भी है और साधनों का कुशलतम उपयोग भी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फिर है, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, वस्तु कीमत निर्धारण भी है, साधन कीमत निर्धारण भी है, आर्थिक कल्याण भी है, तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर अगला है, पूर्ति बेरोजगार होती है। तो पूर्ति जो है बेरोजगार कब होती है, बेरोजगार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव पूर्ति पर नहीं पड़ेगा, मूल्य घटे चाहे बढ़े उसका पूर्ति पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है अति अल्पकाल में। तो 11 का आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो भूमि, श्रम, पूंजी तीनों उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं, जबकि भूमि, श्रम, पूंजी उत्पत्ति के साधन है। तो 12 का यहाँ आंसर हो जाएगा सी। फिर है, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। तो माइक्रो और मैक्रोज जो है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर यहाँ माइक्रो लिखा रहता मतलब वेस्टी,
तो वो भी ग्रीक था और माइक्रोज भी ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, तो रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या क्या है, तो चुनाव की समस्या है। तो यहाँ पर 14 का आपका हो जाएगा ए। 1932 में अपना किताब लिखे थे रॉबिन्स, ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और उन्होंने चयन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र में दिया था। फिर है उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, तो उपयोगिता की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। तो यहाँ 15 पर हो जाएगा डी। 16 है आपका उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को हम लोग किस में माप सकते हैं, मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा। निम्न में कौन गोसेन का दूसरा नियम है, तो गोसेन का जो दूसरा नियम है वह है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये गोसेन का दूसरा नियम है, और उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो प्रथम नियम है। तो यहाँ पर दूसरा नियम पूछ रहा है, इसलिए 17 का आपका हो जाएगा सी। 18 है जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग तीनों हो जाएगा, इसलिए इनमें से जो कोई नहीं है गलत दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो ये जो उत्पादन फलन में है, उत्पादन फलन क्या होता है, Q बराबर फंक्शन ऑफ L के T। तो इसका मतलब ये जो F है वो उत्पादन और साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को बता रहा है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। उत्पादन फलन क्या है, उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। तो 19 का बी हो गया। 20 है मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत में आपको सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें सभी सम्मिलित होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है मतलब व्यापक अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग आय एवं रोजगार का भी अध्ययन करते हैं, समान कीमत स्तर और मुद्रास्फीति भी करते हैं, और व्यापार चक्र का सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। 22 नंबर है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। तो वो कहलाती है पूंजी की स्टॉक की वृद्धि आपका पूंजी निर्माण कहलाएगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। तो प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से उपयुक्त सभी शामिल है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब उपभोग, आय और निवेश सभी है, इसलिए 22 का हो जाएगा आपका डी। 23 है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और कृषि जो है वो भी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए कृषि हो गया। फिर है NNP-MP निम्न में से किसके बराबर होता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा GNP-MP माइनस घिसावट के बराबर होता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अगला है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल होता है वो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ सभी होता है, इसलिए 26 का हो जाएगा आपका डी। 27 है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों सम्मिलित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 28 है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में, और RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होता है। तो किन्स के अनुसार ये है आपका समग्र मांग और ये है आपका समग्र पूर्ति। ये जहाँ मिल जाएगा आपका
वहाँ पर ही संतुलन होता है। मतलब इसको कहते हैं AD और ये होता है AS। ये वक्र AS होता है जो जहाँ दोनों बराबर होगा। तो यहाँ जो C ऑप्शन है AD बराबर AS, ये आपका सही है। इसीलिए 30 का हो जाएगा आपका क्या, C, AD बराबर AS। 31 है, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। न्यून मांग मतलब होता है कि पूर्ति अधिक हो गया है, सामान बाजार में ज़्यादा है और खरीदने वाला आदमी ही कम पहुंच रहा है या बहुत कम खरीद रहा है आदमी, तो उसको हम लोग न्यून मांग कहते हैं। तो ये कब होता है, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण रोजगार संतुलन। 31 का आपका हो जाएगा B। फिर है, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है। तो आपके नज़र में जितना भी बैंक आपको नज़र आता है अपने आसपास, वो सभी क्या है, तो व्यापारिक बैंक है या व्यावसायिक बैंक भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा व्यापारिक बैंक है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो CRR, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घटता है, तब साख मुद्रा का विस्तार होता है। तो 33 का हो जाएगा A, घटता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है। तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है वो है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। 37 नंबर है, निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति नहीं है। तो फीस जो है वो कर प्राप्ति नहीं है, बाकी आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, ये सब क्या है, कर प्राप्ति है, मतलब इसमें कर है, टैक्स है ये, जबकि फीस जो है वो टैक्स नहीं है। निम्न में से असंतुलित बजट है। तो असंतुलित बजट जो है अतिरेक बजट और घाटे के बजट दोनों को होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का C, A और B दोनों। 39 है, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कर की दर क्या होगी, वो कम होने लगेगी, तो वो होता है प्रतिगामी कर प्रणाली में। तो 39 का आपका हो जाएगा C। और लास्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो भुगतान शेष जो होता है उसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण सभी सम्मिलित होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप लोगों को OMR पर देना है, और जो विषयनिष्ठ प्रश्न है ये सब, इसका उत्तर मैं जल्द आप लोग को दे रहा हूँ। इसका हम आंसर तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।